नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 4 जून, तो 4 जून से संबंधित सारी करंट अफेयर की घटनाओं पर डिस्कस करेंगे। तो 4 जून से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो ये खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का जो उद्घाटन किया है वो किया है युवा व खेल मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने। और ये जो खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम है तो इस कार्यक्रम के माध्यम से अभी कोरोना वायरस के चलते हुए जो खेलों से संबंधित जो भी ट्रेनिंग होती थी वो काफ़ी बाधित हुई थी। तो इसी को देखते हुए किरण रिजिजू के द्वारा युवा एथलीटों के लिए ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया गया है जिसका नाम है खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम। और ये भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का ओपन ऑनलाइन कार्यक्रम है जो कि चलाया गया है किरण रिजिजू के द्वारा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में लिखी गई पुस्तक बिहाइंड द मास्क कोविड-19 के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है बिहाइंड द मास्क कोविड-19 और इस पुस्तक को लिखा है मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने। और ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक में कोविड-19 की उत्पत्ति कैसे हुई थी और कोविड-19 का प्रसार कैसे हुआ और कोविड-19 से संबंधित जो भी देश प्रभावित रहे हैं, मतलब कि देशों में जो अफरा तफरी मची थी, तो उन्हीं सभी बातों को इस पुस्तक में संजोया गया है। अब इसका नाम याद रख के चलना, बिहाइंड द मास्क कोविड-19, और जिसके लेखक है मोहम्मद अब्दुल मन्नान। बात करते हैं कुछ अन्य पुस्तकों की जो कि पिछले मंथ की भी हैं और उससे कुछ पिछले मंथ की भी मैंने नोट कर रखी हैं। तो एक पुस्तक थी जिस पुस्तक का नाम था होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट ट्रेन्स एंड प्लेन्स। इस पुस्तक को लिखा था रस्किन बॉन्ड ने। उसके बाद नेक्स्ट है वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम ए क्वारंटीन सिटी। ये पुस्तक लिखी गई थी फांग के द्वारा जो कि एक चाइना के लेखक हैं। उससे पहले एक पुस्तक और थी जिसका नाम था फाइंडिंग फ्रीडम हैरी एंड मेगन एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न रॉयल फैमिली। तो ये प्रिंस हैरी तथा उनकी पत्नी जो मेगन हैरी हैं, प्रिंस हैरी तथा उनकी पत्नी मेगन हैरी के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई थी जो कि लिखी गई थी ओमिड स्कूबी तथा कैरोलिन डूरेंट के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट बुक है फियर ऑफ गॉड पुस्तक लिखी गई थी बोम देवरा चंद बदन के द्वारा। इनके लिए बदान नाम से भी जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पुस्तक है विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो। ये पुस्तक लिखी थी कर्नल BN थापर ने तथा नेहा द्विवेदी ने। उससे पहले एक पुस्तक और थी जिसका नाम था शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल। ये महाराष्ट्र के इतिहास पर लिखी गई पुस्तक थी इस पुस्तक के राइटर थे गिरीश कुबेर। नेक्स्ट है सयाजी राव थर्ड, नहीं ये गलत है, सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड, यहाँ है सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड द महाराजा ऑफ बड़ौदा। ये पुस्तक लिखी गई थी उमा बाला सुब्रमण्यम के द्वारा। उससे पहले एक पुस्तक थी द रूम वेयर इट हैपेंड ए व्हाइट हाउस मेमोर। ये पुस्तक लिखी गई थी जॉन बोल्टन के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट बुक है द डेथ ऑफ जीसस। इस पुस्तक को लिखा था JM कोएट। और जो जीसस थे तो द चाइल्डहुड ऑफ जीसस, द एजुकेशन ऑफ जीसस और द डेथ ऑफ जीसस, ये तीनों किताबें JM कोएट जी की द्वारा लिखी गई हैं। उसके बाद एक पुस्तक और थी हाउ कंटेजन वर्क्स। ये कोरोना वायरस पर लिखी गई पुस्तक थी जो कि लिखी थी पाउलो गियोडार्डो ने। उससे पहले एक पुस्तक और लिखी गई थी मैरी जॉर्डन के द्वारा। इस पुस्तक का नाम था द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप। ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी पत्नी है मेलानिया ट्रंप, उन्हीं के जीवन पर आधारित है ये पुस्तक जो कि लिखी गई थी मैरी जॉर्डन के द्वारा। मेमोरीज एंड मिस इन्फॉर्मेशन, इस पुस्तक को लिखा था जिम कैरी तथा दाना बाचून ने। उसके बाद एक पुस्तक थी द विजेनार्ड सीरीज सीजन 1। ये पुस्तक इम्पोर्टेंट है। ये पुस्तक लिखी गई थी कोबे ब्रायंट और वेस्ले किंग के द्वारा। कोबे ब्रायंट ये बास्केटबॉल के एक फेमस प्लेयर थे, हालांकि जनवरी में इनकी एरोप्लेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और इनके साथ साथ इनकी 13 वर्षीय पुत्री की भी डेथ हो गई थी। और कोबे ब्रायंट और पैट्रिक वोमैन के लिए अभी कुछ समय पहले ही नेस्मिथ हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया है। उसके बाद बात करते हैं कुछ अन्य पुस्तकों की। हाउ द ओनियन गॉट इट्स लेयर, ये पुस्तक लिखी गई थी सुधा मूर्ति के द्वारा। नेक्स्ट है सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु। ये पुस्तक लिखी थी B कृष्णा स्वामी ने। ये सटलिंग वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, B कृष्णा स्वामी वाली जो PV सिंधु के जीवन पर आधारित है ये पुस्तक। तो ये सब पुस्तकें थी। तो आज मैंने सब पुस्तकों का रिवीजन करा दिया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो तीसरा क्वेश्चन है,
हाल ही में भारतीय मौसम विभाग ने किस चक्रवाती तूफान की चेतावनी दी है? तो भारतीय मौसम विभाग के द्वारा अभी चेतावनी दी गई है महाराष्ट्र तथा गुजरात के लिए, और इस तूफान का नाम है निसर्ग। निसर्ग नामक एक चक्रवाती तूफान है जो कि अरब सागर के पास से इसकी उत्पत्ति हुई है, और इसका जो नामकरण किया है निसर्ग, ये नामकरण किया गया है बांग्लादेश के द्वारा। और भारतीय मौसम विभाग ने ये कहा है कि 3 जून या फिर 4 जून के लिए ये जो निसर्ग नामक चक्रवाती तूफान है ये महाराष्ट्र तथा गुजरात से टकराने की आशंका है। वहीं बात करें अगर भारतीय मौसम विज्ञान की, तो भारतीय मौसम विज्ञान इसकी स्थापना हुई थी 1875 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में और अध्यक्ष है मृत्युंजय महापात्रा। इनके लिए द साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। अगर बात करें भारतीय मौसम विज्ञान की, तो भारतीय मौसम विज्ञान ने कुछ समय पहले ही मौसम संबंधी जानकारी देने के लिए जो मौसमी सेवाएं होती हैं उनके लिए उमंग नामक एक ऐप में इंस्टॉल किया है। उमंग नामक ऐप जो कि 2017 में ये लॉन्च किया गया था, लेकिन इसी ऐप में मौसमी संबंधी सेवाएं इंस्टॉल की गई हैं। उसके बाद भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जो मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाया जाता है, तो उनकी जो सूची होती है पूर्वानुमान लगाने की, उसमें मुजफ्फराबाद तथा गिलगिट बाल्टिस्तान जो है उस क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो चौथा क्वेश्चन है हाल ही में किस संगठन द्वारा सी-टेप की फुल फॉर्म होती है यहाँ कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल पहल की शुरुआत की गई है? तो ये सी-टेप नामक पहल की जो शुरुआत की है वो की है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। और इस पहल की शुरुआत की क्यों गई है? तो रिसर्च तथा इन्फॉर्मेशन को आदान प्रदान करने तथा कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में तेज़ी लाने के लिए ये सी-टेप पहल की शुरुआत की है WHO ने। बात करें अगर WHO की, मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में, मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और महानिदेशक है विश्व स्वास्थ्य संगठन के टेड्रोस एधानोम घेब्रेयेसस। अगर बात करें WHO की, तो अभी WHO के कार्यकारी बोर्ड होता है उसके अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। उसके बाद अगर WHO से ही कुछ और भी बात करें, तो कुछ समय पहले सेफ हैंड चैलेंज अभियान भी चलाया गया था WHO के द्वारा, और WHO से सारे संबंध समाप्त करने की भी घोषणा की है किसने? तो USA ने की है, अमेरिका ने। उसके बाद फीफा ने WHO के साथ मिलकर पास मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस अभियान भी चलाया था। तो ये सब पॉइंट थे WHO से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 है हाल ही में किसके द्वारा अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की गई है? तो ये अल्ट्रा शोधन नामक एक बूथ है, जो कि बूथ या फिर चैम्बर मान सकते हैं। तो ये जो कीटाणु शोधन बूथ है इसके लिए विकसित किया गया है DRDO के द्वारा। DRDO मतलब कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो अल्ट्रा स्वच्छ नामक जो कीटाणु शोधन इकाई है, इसके माध्यम से PPE किट या डॉक्टर द्वारा जो भी टूल होते हैं जो प्रयोग में किए जाने हैं, तो उनके लिए सैनिटाइज किया जा सकता है, उनके लिए कीटाणु रहित बनाया जा सकता है, कपड़े सही या कुछ भी चीज़ सही, तो उसके लिए कीटाणु रहित बनाया जा सकता है। बात करें अगर DRDO की, तो DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। 1958 में ही नासा की भी स्थापना की गई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में, और अध्यक्ष हैं DRDO को G सतीश रेड्डी। अगर बात करें DRDO की, तो DRDO ने कुछ समय पहले ही एक अटेंडेंस एप्लीकेशन भी विकसित की थी जिसका नाम था आईना, जिसका नाम रखा था आईना। ये एक अटेंडेंस एप्लीकेशन थी। उसके बाद बात करें तो एक ध्रुव नामक एक सैनिटाइजर कैबिनेट का भी विकास किया था किसने? तो DRDO ने किया था। उससे पहले यूवी ब्लास्ट नाम से एक कीटाणु शोधन टावर का भी विकास किसने किया था? तो DRDO ने ही किया था। और पर्सनल सैनिटाइजेशन एनक्लोजर नामक कक्ष का भी विकास DRDO ने ही किया था। और DRDO ने विप्रो 3D के साथ मिलकर फेसफुल शील्ड भी लॉन्च किया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हाल ही में किस शैक्षणिक संस्थान द्वारा फ्लाईजी नामक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है? तो ये फ्लाईजी नामक ये जो मोबाइल ऐप है ये विकसित किया गया है IIT गुवाहाटी के द्वारा, और ये संपर्क रहित ऐप है जिसका नाम है फ्लाईजी ऐप। तो ये विकसित किया गया है IIT गुवाहाटी के द्वारा, और इसका जो मूल उद्देश्य क्या है? तो कोरोना महामारी के दौरान जो हवाई यात्रा को आसान बनाने के लिए तथा उचित
मतलब कि उचित सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए ये फ्लाईजी नामक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। अगर बात करें आईआईटी गुवाहाटी की, तो आईआईटी गुवाहाटी अभी दो या तीन बातों में चर्चा में रही थी, क्योंकि अल्जाइमर जो रोग होता है, तो अल्जाइमर रोग के कारण जो मेमोरी लॉस होती है, तो मेमोरी लॉस को रोकने के लिए आईआईटी गुवाहाटी ने ही एक विशेष तरीके की भी खोज की थी। ये अभी चर्चा में रहा है ये क्वेश्चन जल्दी का ये। उसके बाद बात करें तो आईआईटी गुवाहाटी के ही द्वारा जो छोटे स्तर का जल होता है, मतलब कि कम मात्रा का जो जल होता है, तो उस जल से बिजली उत्पन्न करने की भी तकनीकी विकसित की गई थी आईआईटी गुवाहाटी के ही द्वारा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे ने कोविड-19 रोगियों के लिए किस शहर में पहला आइसोलेशन कोच लगाया है? तो ये कोविड-19 रोगियों के लिए पहला आइसोलेशन जो कोच लगाया है वो लगाया गया है दिल्ली में इसे लगाया गया है, ताकि कोरोना प्रकोप चल रहा है, कोरोना महामारी का जो प्रकोप चल रहा है उससे छुटकारा पाया जा सके, तो ये आइसोलेशन कोच लगाया गया है दिल्ली में। बात करेगा दिल्ली की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल, और दिल्ली का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं DN पटेल। दिल्ली के हाईकोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, हाईकोर्ट जो है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं DN पटेल, मतलब कि धीरन भाई नारायण भाई पटेल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने शहरी तथा ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो ये शहरी तथा ग्रामीण जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, स्ट्रीट वेंडर मतलब कि वो लोग जो सड़क के और अपने ठेले पर कुछ भी सामान बेचते हैं, या फिर गलियों में जो ठेले पे जो सामान बेचने वाले जो लोग होते हैं वही कहलाते हैं स्ट्रीट वेंडर। तो उन लोगों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की है केंद्र सरकार ने, और ये जो योजना है, तो इस योजना से लगभग देश के 50 लाख से ज़्यादा जो स्ट्रीट वेंडर हैं वो लाभान्वित होंगे, और जो भी स्ट्रीट वेंडर हैं उन स्ट्रीट वेंडर के लिए 10,000 रुपये का ऋण भी दिया जाएगा, और ये ऋण ये मासिक किस्त में जमा किया जाएगा स्ट्रीट वेंडर के द्वारा। तो ये एक ऋण योजना है स्ट्रीट वेंडरों के लिए जो कि लॉन्च की है केंद्र सरकार ने, इसका नाम है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, और इसमें जो भी लाभार्थी होंगे उनके लिए 10,000 रुपये का ऋण प्रदान किया जाएगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में MSMEs के सशक्तिकरण के लिए किसने चैंपियंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये चैंपियंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और क्यों लॉन्च किया गया है? तो जो सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम वर्ग के जो उद्योग होते हैं उनको सशक्त बनाने के लिए ये प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है चैंपियंस, जो कि लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसका मेन उद्देश्य जो MSME से संबंधित जो भी उत्पादन होता है उसको बढ़ाने तथा उससे संबंधित जो भी शिकायतें होती हैं उन शिकायतों का निपटान करने के लिए इस चैंपियंस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। बात करें अगर यहाँ चैंपियंस की, तो यहाँ चैंपियंस की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है क्रिएशन हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट नेशनल स्ट्रेंथ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी इंडिया द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए किसे नामांकित किया गया है? तो हॉकी इंडिया ने जो राजीव गांधी खेल रत्न 2020 के लिए नामित किया है उन खिलाड़ी का नाम है रानी रामपाल। ये महिला जो हॉकी टीम है, महिलाओं की जो हॉकी टीम है उसकी कप्तान हैं। तो हॉकी इंडिया ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नामांकित किया है रानी रामपाल के लिए। अगर रानी रामपाल की बात करें तो ये इस बार वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का भी खिताब इन्हें दिया गया था। वहीं बात करें अगर हॉकी इंडिया, तो हॉकी इंडिया ने मोनिका हरमनप्रीत सिंह और वंदना कतारिया के लिए अर्जुन अवार्ड के लिए नामांकित किया है। वहीं हॉकी इंडिया द्वारा रोमेश पठानिया व बीजे करियप्पा के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया है। मतलब कि जो खेल की विभिन्न संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न या अर्जुन अवार्ड या फिर आपके हो गए द्रोणाचार्य अवार्ड, तो इनके लिए अपने अपने खिलाड़ियों के लिए नामांकित किया जा रहा है। तो हॉकी इंडिया ने किया है राजीव गांधी खेल रत्न के लिए रानी रामपाल के लिए। अगर बात करें कुछ अन्य संस्थाओं की, तो भी BCCI जो है, जो क्रिकेट की संस्था है भारत की, तो BCCI के द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामांकित किए गए थे रोहित शर्मा। उसके बाद अगर बात करें तो कुछ समय पहले ही जो नेशनल राइफल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न 2020 के लिए जो नामांकित की गई हैं उनका नाम है अंजुम मुदगिल। उसके बाद अगर बात करें
तो जो भारतीय भारोत्तोलन संघ है, तो भारतीय जो भारोत्तोलन संघ है इसके द्वारा विनेश फोगाट नामांकित हुई हैं राजीव गांधी खेल रत्न 2020 के लिए। उसके बाद टेबल टेनिस फेडरेशन हो गया, तो टेबल टेनिस जो फेडरेशन है, टेबल टेनिस फेडरेशन के द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नामांकित की गई हैं मनिका बत्रा। तो विभिन्न संस्थाएं अपने अपने खिलाड़ियों के लिए नामांकित कर रही हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में इस्पात मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो इस्पात मंत्रालय जिसके अभी मंत्री कौन है? तो इस्पात मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो इस्पात मंत्रालय के जो सेक्रेटरी का पदभार संभाला है वो संभाला है प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने। बात करते हैं कुछ अन्य नियुक्तियों की। आज तकरीबन 5 या 6 नियुक्तियां हैं, तो मैंने सब साथ ही लिख ली हैं। तो एक तो ये इस्पात मंत्रालय के सचिव हो गए प्रदीप कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट है वो है आर.के. चतुर्वेदी का। तो आर.के. चतुर्वेदी ये रसायन व उर्वरक मंत्रालय के सचिव बने हैं। रसायन व उर्वरक मंत्रालय के रसायन व पेट्रो रसायन विभाग के ये सचिव नियुक्त हुए हैं आर.के. चतुर्वेदी। अगर बात करें रसायन मंत्री की, तो रसायन मंत्री कौन है? तो रसायन मंत्री हैं सदानंद गौड़ा मंत्री हैं। उसके बाद बात करें तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जो हुआ है वो है संजीव घुरेटिया का। तो संजीव घुरेटिया ये एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। वहीं बात करें विवेक लाल की, तो विवेक लाल एक नियुक्ति हुई है विवेक लाल की। ये भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति हैं जो कि अमेरिका स्थित जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त किए गए हैं। बात करें अगर जनरल एटॉमिक ग्लोबल कॉरपोरेशन की, तो ये यूएसए में जो कैलिफोर्निया के पास सैन डियागो है वहाँ पे स्थित है। तो जिसके अभी चीफ एग्जीक्यूटिव कौन नियुक्त हुए गए हैं? तो ये विवेक लाल भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, ये 3 जो नियुक्तियां हैं वो 3 नियुक्तियां आज बैंकों की हैं, तो मैंने अलग अलग करके लिख दी हैं। नेक्स्ट नियुक्ति है अश्विन भाटिया की। तो अश्विन भाटिया ये बने हैं एसबीआई के नए एमडी, मतलब कि मैनेजिंग डायरेक्टर। और इन्होंने जो रिप्लेस किया है वो रिप्लेस किया है पीके गुप्ता को, मतलब कि पीके गुप्ता की जगह अश्विन भाटिया व एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं। हालांकि एसबीआई में कई एक प्रबंध निदेशक या फिर एमडी होते हैं, जैसे श्रीनिवास चुल्लू शेट्टी भी एमडी हैं, उसके बाद अरिजीत बसु भी एमडी हैं। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं जो कि एसबीआई के एमडी हैं। अब ये जो अश्विन भाटिया भी बन गए हैं एसबीआई के एमडी, और ये किसकी जगह बने हैं? ये बने हैं पीके गुप्ता की जगह। जरूरी नहीं है ये कि एसबीआई में एक ही एमडी हो, एसबीआई में एक एमडी नहीं होता है। तो ये भी अश्विन भाटिया ये भी बन गए हैं एसबीआई के एमडी। बात करें अगर एसबीआई की, तो एसबीआई मतलब कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। स्थापना हुई थी 1955 में। मुख्यालय है मुंबई में। चेयरमैन हैं रजनीश कुमार चेयरमैन हैं। और टैगलाइन है एसबीआई की, द बैंकर्स टू एवरी इंडियन। वहीं नेक्स्ट नियुक्ति की बात करें तो नेक्स्ट नियुक्ति है पीपी सेन गुप्ता की। तो पीपी सेन गुप्ता ये कौन बने हैं? तो ये आईओबी के एमडी, मतलब कि प्रबंध निदेशक, सीईओ मतलब कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी। फुल फॉर्म है यहाँ पे आईओबी की इंडियन ओवरसीज बैंक। तो पीपी सेन गुप्ता इंडियन ओवरसीज बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर तथा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं। एमडी मतलब कि प्रबंध निदेशक, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी। और पीपी सेन गुप्ता ने जो रिप्लेस किया है वो रिप्लेस किया है कर्णम शेखर के लिए। तो कर्णम शेखर की जगह पीपी सेन गुप्ता इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी तथा सीईओ नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इंडियन ओवरसीज बैंक की, तो इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना हुई थी 1937 में, 1937 में। मुख्यालय है चेन्नई तमिलनाडु में। चेयरमैन है टी.एस.ए. रंगनाथ। और टैगलाइन है इंडियन ओवरसीज बैंक की, गुड पीपल टू ग्रो विद। क्या है? तो गुड पीपल टू ग्रो विद। बात करें अगर इंडियन ओवरसीज बैंक की, तो इंडियन ओवरसीज बैंक अभी चर्चा में रहा था। क्या था इंडियन ओवरसीज बैंक से? हाँ, तो इंडियन ओवरसीज जो बैंक है उसने महिलाओं की जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप होता है, मतलब कि महिलाओं का जो स्वयं सहायता समूह होता है, उनके लिए विशेष ऋण योजना की भी शुरुआत की थी। किसने? इंडियन ओवरसीज बैंक ने। बात करते हैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की। तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है हर्षा बंगारी की। ये हर्षा बंगारी एग्जिम जो बैंक है, मतलब कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है जो, उस बैंक की उप प्रबंधक निदेशक नियुक्त हुई हैं हर्षा बंगारी। अगर बात करें यहाँ एग्जिम बैंक की, तो एग्जिम बैंक की स्थापना हुई थी 1982 में। मुख्यालय है मुंबई में। और एमडी मतलब कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, प्रबंध निदेशक हैं डेविड रस्किना।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध धावक बॉबी जोमोरो का निधन हो गया। तो बॉबी जोमोरो ये एक धावक थे। किस देश के प्रसिद्ध धावक थे, तो ये अमेरिका के प्रसिद्ध धावक थे, जिनका 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अगर बात करें इनके कैरियर की, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि 1956 में जो मेलबर्न ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते थे, जिसमें 100 मीटर रेस में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, 200 मीटर और 4x400 मीटर में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। बात करें अगर अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानियाँ वाशिंगटन DC, मुद्रा है डॉलर, डोनाल्ड ट्रंप हैं यहाँ के राष्ट्रपति, जो कि हैं रिपब्लिक पार्टी से, और जिनके इनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो हाथी। बात करें पिछले कुछ निधनों के रिवीजनों की, तो इस मंथ योगेश गौड़ का निधन हुआ है। ये कौन थे, तो ये गीतकार थे। वाजिद खान का निधन हुआ है, ये संगीतकार थे, इसके साथ साथ ये निर्देशक व गायक भी थे। MP वीरेंद्र कुमार ये पेशे से लेखक व पत्रकार थे, और केरल राज्य के ये पूर्व सांसद भी रहे थे, MP वीरेंद्र कुमार। बेजान दारूवाला का निधन हुआ है, ये कौन थे, तो ये बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर थी, मतलब कि ज्योतिषी थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में 2 जून को किस राज्य का 6वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो 2 जून को 6ठा स्थापना दिवस मनाया गया है तेलंगाना राज्य का। 2 जून 2014 के लिए तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से काट के बनाया गया था, और ये उस समय पर 29वां राज्य बना था भारत का, क्योंकि उस समय जो जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा प्राप्त था, जो कि अब जम्मू कश्मीर से काट के दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। तो इसीलिए ये उस समय का 29वां राज्य था, और इसका गठन किया गया था 2 जून 2014 के लिए। बात करेंगे तेलंगाना की, तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल हैं यहाँ के तेलंगाना के डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन, और तेलंगाना का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। और अभी कुछ समय पहले ही फसलों की खेती को विनियमित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो ये तेलंगाना ही बना है। उसके बाद तेलंगाना राज्य का एक प्रोडक्ट है तेलिया रूमाल, तो तेलिया रूमाल के लिए अभी GI टैग भी दिया गया है। उसके बाद अगर बात करें, तो अभी कुछ समय पहले ही जो भारत डायनामिक लिमिटेड है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो जिसका मुख्यालय हैदराबाद में पड़ता है, तो भारत डायनामिक लिमिटेड ने IIT कानपुर के साथ मिलकर एक समझौता किया है, किसके लिए, तो सस्ते वेंटिलेटर बनाने के लिए। भाई अगर बात करें, तो कुछ समय पहले ही एक उसका नाम था इकोब सेंस नामक डिवाइस का भी निर्माण किया गया था, किसके द्वारा, तो राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के द्वारा, जो कि व्यक्ति की लाल से कोविड-19 का पता लगाने वाला डिवाइस था ये इकोब सेंस। उसके बाद बात करें, तो अभी कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप भी लॉन्च किया था, किसने, तो तेलंगाना राज्य ने ही लॉन्च किया था। उसके पहले अगर बात करें, तो लोगों को सैनिटाइज करने के लिए बी सेफ टनल की स्थापना भी कहाँ की गई है, तो ये तेलंगाना में ही की गई है। और जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय है, उसके कुलपति हैं बी प्रवीण राव। तो बी प्रवीण राव के लिए 7वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार के लिए भी चयनित किया गया है। वहीं बात करें, तो विंग्स इंडिया प्रदर्शनी जो 2020 में इसका आयोजन किया गया था, कहाँ, तो हैदराबाद में किया गया था। उसके बाद तेलंगाना राज्य ने कुछ समय पहले प्रोजेक्ट तेज भी लॉन्च किया था। भारत का जो सबसे बड़ा ग्रामीण तकनीकी उत्सव है, जिसका नाम है अंता प्रज्ञा, उसका भी आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये तेलंगाना में ही किया गया था। नागोबा जात्रा महोत्सव था, उसका आयोजन भी कहाँ किया गया था, तो तेलंगाना के आदिलाबाद ज़िले में किया गया था। भाई अगर धानु यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है। उसके बाद अगर बात करें, तो जो जॉन्स एक रिपोर्ट थी, जिसका नाम था, अभी सिटी मोमेंटम इंडेक्स 2020 आया था, जिसमें सबसे डायनामिक शहरों में जो पहला शहर घोषित किया गया था, वो हैदराबाद के लिए घोषित किया गया था। उसके बाद तेलंगाना से बिलोंग करती हैं मालवत पूर्णा ये तेलंगाना से ही बिलोंग करती हैं, जो कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट विंसन मासिव पर इन्होंने सफलतापूर्वक चढ़ाई भी पूरी की थी, और 6 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चलने वाली ये पहली आदिवासी महिला भी हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो क्वेश्चन नंबर 14 है,
हाल ही में किस राज्य द्वारा शराब पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है? तो जो शराब होती है, शराब पे अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है और लगाने की घोषणा की गई है पंजाब राज्य की सरकार के द्वारा। इससे पहले बात करें तो उड़ीसा ने जो शराब की एमआरपी थी, शराब की एमआरपी पर 50% एक्स्ट्रा कोविड-19 एक्स्ट्रा शुल्क भी लगाने की घोषणा की थी। तो ये पंजाब ने भी अब लगाया है शराब पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क। और ये जो अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगा है, इस शुल्क के माध्यम से इस शुल्क को पंजाब राज्य सरकार कोविड-19 से निपटने के लिए यूज करेगी। बात करें अगर पंजाब की, तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर और पंजाब का जो हाईकोर्ट है पड़ता है चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है रविशंकर झा। भाई अगर बात करें तो पंजाब की, तो पंजाब के लिए अभी नाबार्ड द्वारा 1500 करोड़ के ऋण की भी मंजूरी दी गई है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब इन बठिंडा है, उसके द्वारा CUPB कोविड-19 सूचना पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। उससे पहले बात करें तो पंजाब राज्य सरकार ने मोन्टेग सिंह अहलूवालिया की अध्यक्षता में एक समिति गठित भी की गई है। और इस समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो लॉकडाउन के बाद पंजाब की जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए पुनः कैसे पटरी पर लाया जाए तथा पंजाब की अर्थव्यवस्था को कैसे सुदृढ़ बनाया जाए। तो इसी संबंधित सुझाव प्रस्तुत करी गई है मोन्टेग सिंह अहलूवालिया की अध्यक्षता वाली समिति पंजाब राज्य सरकार को। वहीं बात करें तो अभी जो सीमा सड़क संगठन है, मतलब कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पंजाब में रावी नदी पर एक पुल का भी निर्माण किया है जिसका नाम है कसोबाल पुल। उसके बाद बात करें तो अभी फेसबुक के साथ मिलकर पंजाब राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रश्नों का जवाब देने हेतु एक चैटबॉट भी विकसित किया है। उससे पहले बात करें तो IIT जो रोपड़ है पंजाब में पड़ती है, तो IIT रोपड़ ने कोविड-19 के जो मरीज हैं उनकी देखभाल के लिए बार्ड बॉट नामक रोबोट भी विकसित किया था। और IIT रोपड़ के ही द्वारा किराने का सामान तथा मुद्रा को सैनिटाइज करने के लिए एक विशेष डिवाइस का भी विकास किया गया था। जो रेल कोच फैक्ट्री है कपूरथला पंजाब की, तो उसके द्वारा जीवन लाइट वेंटिलेटर का भी निर्माण किया गया है। उसके बाद बात करें तो जो होला मोहल्ला त्यौहार है वो पंजाब में ही मनाया गया है और पंजाब में ही मनाया जाता है ये। और कोरोना वायरस की जानकारी देने हेतु कोवा पंजाब नाम से ऐप भी लॉन्च किया गया था पंजाब राज्य सरकार की द्वारा। और पंजाब राज्य सरकार ने जनवरी माह में ऑनलाइन जो खाने की सप्लाई होती है उस पर प्रतिबंध लगाने की भी घोषणा की थी। उसके बाद बात करें तो पंजाब राज्य ने अपने राज्य के समस्त जो राज्य कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो घटाकर 58 वर्ष भी कर दी है। भाई तमिलनाडु ने बढ़ाकर 58 से 59 कर दी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, तो 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम ने किसके साथ समझौता किया है? तो श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी ने जो समझौता किया है वो समझौता किया है टाटा ग्रुप के साथ। और ये समझौता हुआ क्यों है? तो कोविड-19 जो किट होती है, तो कोविड-19 किट के व्यावसायिक उत्पादन हेतु श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने टाटा ग्रुप के साथ ये समझौता किया है। बात करें अगर इस इंस्टीट्यूट की, तो श्री चित्रा जो इंस्टीट्यूट है ये अभी कुछ समय पहले चर्चा में रहा था। क्यों रहा था? तो इस इंस्टीट्यूट के द्वारा एक किट का भी विकास किया गया था और उस किट का नाम था अगापे चित्रा मैग्ना किट। तो अगापे चित्रा मैग्ना किट ये कोविड-19 परीक्षण किट थी। इसका भी विकास किया गया था श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट के द्वारा। उससे पहले अगर बात करें तो इसने इसी संस्थान के द्वारा कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट जिसका नाम था चित्रा जीन लैम्प एंड किट का भी विकास किया गया था। अब ये समझौता हुआ है टाटा ग्रुप के साथ। तो टाटा ग्रुप की स्थापना हुई थी 1968 में, मुख्यालय है मुंबई में और चेयरमैन है टाटा ग्रुप के नटराजन चंद्रशेखरन। बात करते हैं कल जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसरों की। तो कल आपसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था किस प्राइवेट एजेंसी द्वारा क्रू डेमो 2 मिशन में फाल्कन 9 रॉकेट का प्रयोग हुआ है? तो ये स्पेस एक्स जो प्राइवेट एजेंसी है अमेरिका की, इसी का रॉकेट है फाल्कन 9 जिससे कि क्रू डेमो मिशन लॉन्च किया गया है। दूसरा क्वेश्चन पूछा था नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल किस मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है?
तो ये केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक व IT मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, जिनके द्वारा नेशनल AI पोर्टल लॉन्च किया गया है। तीसरा क्वेश्चन पूछा था NSO द्वारा, मतलब कि नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 में भारत की वृद्धि दर कितनी रही थी? तो ये 4.2 रही थी। चौथा क्वेश्चन पूछा था किस राज्य द्वारा कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की है? तो ये मध्य प्रदेश में शुरू की है। पांचवा क्वेश्चन था मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना किस राज्य द्वारा शुरू की है? तो ये योजना शुरू की है उत्तराखंड ने। छठा क्वेश्चन था किस स्थान पर INS कलिंग पर अग्निप्रस्थ नामक मिसाइल पार्क की स्थापना की गई है? तो ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। सातवां क्वेश्चन मैंने पूछा था सर्वाधिक कमाई करने वाली पुरुष खिलाड़ियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार? तो ये रहे हैं रोजर फेडरर, जो कि स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं। आठवां क्वेश्चन पूछा था वित्त वर्ष 2019-20 में भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मतलब कि FDI किस देश का रहा था? तो ये रहा था सिंगापुर का। और दूसरे नंबर पे था कौन? मॉरिशस। और तीसरे नंबर पे था नीदरलैंड। नवा क्वेश्चन पूछा था BCCI द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न 2020 के लिए नामांकित कौन हुए हैं? तो ये नामांकित हुए हैं रोहित शर्मा। वहीं 10वां क्वेश्चन था बाडा द्वारा धाविका किरणजीत कौर पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगा है? तो डोप टेस्ट में फेल होने के लिए इन पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की। तो आज आपसे पहला क्वेश्चन है किस देश द्वारा विजन इंडिया 2035 लॉन्च किया गया है? दूसरा क्वेश्चन है सोडन नामक एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तीसरा क्वेश्चन है माई लाइफ माई योगा नामक प्रतियोगिता की शुरुआत किसने की है? चौथा क्वेश्चन बताना है 1 लाख बेड तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? और ये कोविड-19 रोगी वाले बेड हैं, और बताना है किस राज्य ने 1 लाख बेड तैयार किए हैं हाल ही में। पांचवा क्वेश्चन बताना है किस राज्य द्वारा विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना को मंजूरी मिली है? छठा क्वेश्चन बताना है किस मंत्रालय द्वारा रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? सातवां क्वेश्चन बताना है हिमाचल प्रदेश के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मतलब कि नए DGP कौन बने हैं? आठवां क्वेश्चन बताना है कैरेट इंडिया की नई CEO कौन नियुक्त की गई हैं? और नवा क्वेश्चन बताना है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के नए MD कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों ये थी आज से संबंधित सारी करंट अफेयर की घटनाएं। वीडियो होती है इस बात मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो अगर आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मनीष स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।